हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बायोस्टैटिस्टिक्स लेक्चर सीरीज का डे 1 और आज हम पढ़ेंगे अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्पेसिफिकली अबाउट मीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now before starting with the topic which we have to discuss today, that is measures of central tendency, and specifically we'll be discussing about mean. I wanted to make you understand the importance of statistics in our life in general, in biology and other sciences. Through this example जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक situation ये है कि क्लास 9 के A, B and C सेक्शन के फाइनल मार्क्स यहाँ मेंशन्ड है आउट ऑफ 100 एंड हर सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये बहुत ही छोटा सैम्पल साइज है। जनरल लाइफ में तो और बहुत बड़े सैम्पल साइज होते हैं जिनके साथ हमें डेटा के साथ डील करना पड़ता है। सो एज अ टीचर, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर, अगर आप बच्चों की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर रहे हो कि किस सेक्शन के बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया, बच्चों ने अबव एवरेज परफॉर्म किया है या बिलो एवरेज परफॉर्म किया है, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस रॉ डेटा आपके लिए पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आता है रोल स्टेटिस्टिक्स का, जो हमारे लिए इस तरह के रॉ डेटा को समझने में बहुत इजी करता है। एंड इन बायोलॉजी या इन अदर साइंसेस ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंपेयर करना है यूएस की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन कि कहाँ पे डायबिटीज ज्यादा बढ़ रही है या कहाँ पे हार्ट कंडीशन ज्यादा बढ़ रही है, तो वहां पे भी जब आप सैम्पलिंग करते हो डेटा को, फिर आपको जो है ऐसा मैनेज करना पड़ता है, उस फॉर्म में आपको अवेलेबल कराना पड़ता है सो दैट इट कैन बी इजली अंडरस्टूड कि हाँ क्या एक्चुअल सिचुएशन है। वो तभी आपको समझ में आएगी जब डेटा इज नॉट इन रॉ फॉर्म, रादर इट इज प्रेजेंटेड इन सच अ फॉर्म दैट इट इज इजली अंडरस्टूड बाय पीपल, इट कैन बी इजली इंटरप्रेटेड। एंड वहीं पे आपका रोल आता है या हेल्प करता है आपको स्टेटिस्टिक्स। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो सबसे पहला टॉपिक स्टेटिस्टिक्स का या बायो स्टेटिस्टिक्स का मैंने लिया है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? Central value for all observations of a particular group is called a measure of central tendency or an average. जैसे कि इससे पहले वाला अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि 3 सेक्शंस के बच्चों के मार्क्स थे, वहां पे अगर मुझे पता लगाना है कि किस क्लास में या किस सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है या ऑन एन एवरेज बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस है, सिंपली आप वहां पे सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो एंड दैट इज बाय टेकिंग आउट एन एवरेज और मीन। वही चीज यहाँ पे कही गई है कि जब भी आपके पास एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है और उसका बहुत बड़ा डेटा होता है, आपके पास बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है, तो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई आपको वैल्यू लेनी पड़ती है एंड दैट शुड बी द सेंट्रल वैल्यू। वो ऐसी वैल्यू होती है विच इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप बट इट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, even though it is just a part of that group, but it is such a value which represents that whole group and that is central value, and उसी को measure of central tendency या फिर average कहते हैं। एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपके एवरेजेस होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एज यू कैन सी है। एक होता है सिंपल एवरेज एंड दूसरे होते हैं स्पेशल एवरेजेस। सिंपल एवरेजेस में आते हैं आपके मीन, मीडियन, मोड, एंड स्पेशल एवरेजेस में आते हैं ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हम लोग एक एक करके ये डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग मीन पे फोकस करने वाले हैं। सो टुडे आवर फोकस विल बी ऑन मीन। ओके, सो किसी भी सेट ऑफ डेटा के लिए अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है, उसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, उसका सिंबल होता है एक्स अंडर बार। यहाँ एक्स होता है एंड उसके ऊपर एक बार होता है। ये जो सिंबल है ये आपके मीन को रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम मीन निकालना सीखेंगे रॉ डेटा के लिए। अगर आपका रॉ जो डेटा है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपको ऐसे ही बस जस्ट
एक बंच ऑफ नंबर्स पकड़ा दिए गए हैं कि हाँ ये नंबर्स हैं, ये डेटा है, और बस अब इसमें से कुछ मीनिंगफुल निकाल के बताओ, कुछ इंटरप्रेट करके हमें रिजल्ट दो कि व्हाट डज दिस डेटा मीन, या व्हाट डज दिस ग्रुप रिप्रेजेंट्स, या इस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या वैल्यू है। तो इस तरह के रॉ डेटा को हैंडल करने के लिए या इसका मीन निकालने के लिए यू हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड। जो पहला हम मेथड डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट मेथड है। एंड डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना, ये आपको शायद ये एवरेज निकालना भी आता हो इस तरीके का मीन, जहां पे आपके पास जितना भी सेट ऑफ डेटा है, जितनी भी वैल्यूज हैं, आप उन सबको ऐड कर दो। सिंपली यू जस्ट सिंपली ऐड देम, all right, and then you divide it with the number of value. So say supposing I have 4 different values, मेरे पास like say supposing 4 लोगों का weight है मेरे पास, ठीक है, कोई 30 kg है, कोई 40 kg है, कोई 50 kg है, कोई 60 kg है। सो आई हैव दीज 4 वैल्यूज एंड मुझे अब पता लगाना है उनका मीन, उनके वेट का। तो बस मुझे उन 4 वैल्यूज 30, 40, 50, 60 को ऐड कर देना है एंड डिवाइड कर देना है बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो क्योंकि यहाँ पे 4 लोगों का वेट था, तो आई विल सिंपली डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे एक एवरेज वेट मिल जाएगा। एंड यही चीज है आपका जो सिंपल ये रॉ डेटा का जो मीन होता है, जब डायरेक्ट मेथड से निकाला जाता है तो वो इसी तरीके से निकाला जाता है। इसी फॉर्मूले को हम दूसरी तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, 1/n, n अगेन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, फिर यहाँ समेशन है एंड समेशन के बाद यहाँ पे वैल्यू है और i है। x मीन्स द वैल्यूज एंड i मीन्स वैल्यू विच इज फ्रॉम n, सॉरी फ्रॉम 1 to n। ये सबमेशन के नीचे और ऊपर ये आपका मेंशन्ड है। एक्स आई का सिंपल वही मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसी को यहाँ सिंप्लीफाई करके मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरीके से रॉ डेटा का आप मीन निकाल सकते हो और इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मीन एंड यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये आपकी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर वैल्यूज मेंशन कर दोगे एंड उनको आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है अगर हम देखें तो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो वी हैव 7 वैल्यूज, तो हमने इसलिए यहाँ पे 7 मेंशन करा हुआ है एंड हम उन सबको हमें बस ऐड करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, बस इनको ऐड करके हमारी जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 56 आई, हमने उसको 7 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 8। तो ये जो हमारे पास डेटा अवेलेबल था यहाँ पे क्वेश्चन में, इसकी जो मीन वैल्यू थी या जो इसका एवरेज था वो क्या था, 8 था। ये 8 जो है इस ग्रुप का पार्ट भी है एंड एट द सेम टाइम ये इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाता है। सो हमने जो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन या ये सिचुएशन देखी थी, तो यहाँ पर भी हम वही सेम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ रॉ डेटा, और हर एक सेक्शन का हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं या मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी कैन कंपेयर बिटवीन द सेक्शंस कि किस सेक्शन की किस तरह की सेंट्रल वैल्यू आती है एंड फर्दर द इंटरप्रिटेशंस कैन बी डन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। सो हमने एक तरीका देख लिया मीन निकालने का, और वो है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यूज है हमारे पास उन सबको ऐड करना है, उनको सिंपली डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। बट मीन निकालने का एक और मेथड भी हो सकता है एंड वो है शॉर्टकट मेथड। आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हो या डायरेक्ट मेथड यूज करते हो, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर या क्वेश्चन के डिमांड पे। आंसर सेम आएगा चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाओ। सो दिस इज द सेकेंड मेथड जिससे कि आप मीन निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा टेक्निकल चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और वो ये है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उसमें से आपको कोई एक वैल्यू को चूज करना होगा एंड वो वैल्यू हो जाएगी आपकी ए से रिप्रेजेंट होगी एंड उसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन।
उसको हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से ये मीन वैल्यू हो सकती है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वही मीन वैल्यू होगी, वी आर जस्ट चूजिंग इट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। आप जो भी वैल्यू को प्रेफर करते हो उसको आप चूज कर सकते हो। एंड डी जो होगा हमारा सेकंड जो वेरिएबल होगा वो होगा डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो जो हमारे डेटा में जितनी भी वैल्यूज होंगी हम देखेंगे कि जिस मीन वैल्यू को हमने अज्यूम किया है वो कितना डेविएट करती है, वो हमारी डी हो जाएगी। फिर इन्हीं वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक को हम यहाँ पे पुट करेंगे, डी का हम यहाँ समेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि n होगा, एंड इससे हमारा मीन निकल आता है। इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। इसे अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमें यहाँ पर टेबल के फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज हमें हर वैल्यू का डेविएशन कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन हमारा वही सेम है जो अभी जिससे हमें डायरेक्ट मेथड किया था, जो वैल्यूज हमें दी हुई थी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और डायरेक्ट मेथड में हमने कुछ नहीं किया था, बस इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया था एंड डिवाइड कर दिया था बाय 7, एंड अगर आपको याद हो तो मीन वैल्यू 8 आई थी वहां पे। ना अब जो शॉर्टकट मेथड है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक अज्यूम्ड मीन चूज करना है। कोई भी जो हमारे पास डेटा में जितनी भी वैल्यूज दी हैं उसमें से कोई भी एक वैल्यू को चूज करना है एज आर अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे जैसे कि 4 को हमने ऐसे रेड में हाईलाइट किया, यहाँ पे 4 को हमने अज्यूम्ड मीन लिया है। एंड देन उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है हमारा वो ये है कि हमें हर वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ईच एंड एवरी वैल्यू जो डेटा में है उसका डेविएशन चेक करना है फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। से सपोजिंग हमारी पहली वैल्यू जैसे कि 2 है, तो अब हमें ये पता लगाना है कि वो जो 2 है वो हमारा जो अज्यूम्ड मीन है जैसे कि 4 हमने लिया था उससे कितना डेविएट करती है, एंड दैट डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डी। x हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है एंड a हमारा यहाँ पे अज्यूम्ड मीन को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, इट्स टोटली योर विश। आप 6 को भी ले सकते हो, 10 को भी ले सकते हो, 12, इट्स योर विश। मैंने यहाँ पे 4 को लिया है। अगर आप प्रॉपरली मेथड को पूरा फॉलो करोगे, करेक्ट करोगे, कैलकुलेशन कोई गलती नहीं करोगे, आंसर सब सेम ही आने वाला है। सो से सपोजिंग यहाँ पे जैसे पहला वैल्यू है हमारा 2, तो डी का फॉर्मूला ये कहता है दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द अज्यूम्ड मीन फ्रॉम द वैल्यू x माइनस ए करना है हमें, तो उससे हमारा जो डेविएशन है वो निकल आएगा। हमारा जो a है वो 4 रहेगा, जितने भी यहाँ पे वैल्यूज है सबके लिए 4, a में तो 4 रहेगा, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे पहले वाली वैल्यू के लिए हो जाएगा 2 माइनस 4, सो 2 माइनस 4 विल गिव यू माइनस 2, जो कि यहाँ पे टेबल में हमने डायरेक्ट आंसर मेंशन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारी वैल्यू 4 है तो x पे हम 4 रखेंगे। हमारा अज्यूम्ड मीन 4 है तो a की जगह हम 4 रखेंगे, 4 माइनस 4 विल गिव यू 0, तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट हमारा x की वैल्यू 6 है, हम 6 रख देंगे x की जगह पे। a हमारा 4 है, हम 4 रख देंगे, 6 माइनस 4 विल गिव यू 2। लाइकवाइज हम यहाँ जितनी वैल्यूज है हमारे पास अब बची हुई 8, 10, 12, 14 सबको हम माइनस करेंगे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमारे पास फिर डेविएशन आ जाएगा। जितना भी डेविएशन है हमें उसका समेशन करना है, यानी उसे अल्टीमेटली ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया एंड हमारा जो वैल्यू आई है वो 28 आ गई है, तो डी का समेशन हमारे पास आ गया। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो बस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो a हमने कितना क्या लिया था, अज्यूम्ड मीन 4 लिया था, 4 यहाँ रख दिया है। d का समेशन करने पे सारी जो डेविएशन वैल्यूज आई थी उनको ऐड करने पे हमें 28 मिला, तो हमने 28 यहाँ प्लेस कर दिया और n की जगह पे हमने 7 रख दिया बिकॉज नंबर ऑफ वैल्यूज वर 7। इसको जब हमने सॉल्व किया,
सो 7 की टेबल में 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 28, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 इज 8। एंड अगर आपको याद होगा तो जब हमने डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट किया था तो 8 ही आया था। सो इट डजेंट मैटर आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, शॉर्टकट मेथड यूज करो, अगर आप कैलकुलेशन सही से करते हो आंसर विल बी द सेम। तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, या क्वेश्चन का डिमांड किस तरीके का है, डेटा किस तरीके का है, उस पे आप शॉर्टकट मेथड लगाना चाहते हो, डायरेक्ट मेथड लगाना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। आंसर सेम आएगा, यू चूज और यू परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग एनी मेथड, इट डजेंट मैटर, आंसर वही आने वाला है। और अगर आंसर गलत आ रहा है या डिफर कर रहा है, दैट मीन्स आपने कुछ गलती किया है कैलकुलेशन करने में। तो ये तो था जब हमें रॉ डेटा मिलता है एज सच, तो ये दो मेथड लगा करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीन। बट व्हाट इफ अगर हमारा डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में हो, ग्रुप्ड डेटा हो, जैसे कि वहां पे हर इंडिविजुअल बच्चे के मार्क्स मेंशन थे, तो वो वहां पे हम सिंपल रॉ डेटा की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, हमें बता दिया कि अ बंच ऑफ 8 स्टूडेंट्स have scored 17 marks, 18 students have scored 13 marks, 12 students have scored 11 marks, 9 students have scored 9 marks, 7 students have scored 14 marks और 6 students के 18 marks आए। तो ये जो हमारे पास अब डेटा है ये एक ग्रुप्ड फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि एक एक स्टूडेंट के मार्क्स हमें बताए गए हैं तो हम सबको फिर ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे ग्रुप्ड फॉर्म में है। अब जब चीजें ग्रुप्ड फॉर्म में है तो हम वो नहीं कर सकते जो हमने रॉ डेटा के साथ किया था, थोड़ा सा यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा अप्रोच हमारा। तो यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो चेंज हो गया है। वहां पे सिंपल आप x का समेशन कर रहे थे, सिर्फ आपके पास जो रॉ वैल्यूज थी आप उसको ऐड करके डिवाइड बाय स्मॉल n था वहां पे, अगर आपने केयरफुली नोट किया होगा तो डिनोमिनेटर में आपका स्मॉल n था, बट यहाँ पे कैपिटल N है, तो कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि जस्ट टू मेक इट लुक फैंसी यहाँ कैपिटल N डाल दिया है वहां स्मॉल n डाल दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कैपिटल N जो है वो कुछ और रिप्रेजेंट करता है, एंड वहां पे जो स्मॉल n था वो तो रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ जो कैपिटल N है दैट रिप्रेजेंट समथिंग विच इज डिफरेंट। तो यहाँ जो फॉर्मूला आप देख रहे हो दैट इज, आपका जो मीन है वो तो सेम वही रहता है, उसका सिंबल समेशन है, फिर f आ गया, x आ गया, डिवाइड बाय n आ गया। तो अब ये f क्या है और ये कैपिटल N क्या है, क्योंकि x फिर वही वैल्यूज हो जाएंगी, ये तो चेंज नहीं होगा। x रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज विच यू हैव इन द डेटा, the values which you have in the data, that is represented by x। बट f और n क्या है वो अब हम देख लेते हैं। सो इस फॉर्मूले में f जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल क्लास दिखाता है, x वैल्यू दिखाता है एज यूजुअल, एंड n जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी दिखाता है, जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आपकी मेंशन होती है जब आप उनका सबमेशन करते हो तो वो n हो जाता है, जिसको हम डिनोमिनेटर में मेंशन करते हैं। नाउ जो ग्रुप्ड डेटा है वो दो तरीके से कभी कभी होता है। एक ग्रुप्ड डेटा का एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें हमने मार्क्स एक कॉलम में मेंशन किए हुए थे, दूसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके उतने मार्क्स आए वो। एक ग्रुप डेटा होता है जो इंटरवल के साथ प्रेजेंट होता है, जैसे 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे लाए करते हैं, या 20 से 30 मार्क्स के बीच में, तब वहां पे क्लास इंटरवल आ जाता है। तब x की जो वैल्यू होती है वो हमें खुद निकालनी पड़ती है, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, एंड फिर वहां पे c भी आ जाता है, एक c और यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाएगा विच इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। लेकिन पहले मैं अभी द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप डेटा जो होता है उसको डिस्कस करूंगी, और फिर मैं वो सेकेंड क्लास इंटरवल वाला बाद में डिस्कस करूंगी। तो अभी हमारा जो फोकस पॉइंट है वो यही वाला फॉर्मूला रहने वाला है, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला राइट नाउ, जिसमें आपको समेशन करना है एफ एक्स का। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल क्लास मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ द क्लास एंड डिवाइडेड बाय एन विच इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मार्क्स मेंशन्ड है बच्चों के,
एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन्ड है दूसरे कॉलम में। सो जैसा कि फॉर्मूला कहता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई एफ एंड एक्स एंड यू हैव टू डिवाइड बाय एन। तो फिर हर एक मार्क्स के लिए, हर एक एक्स वैल्यू के लिए हम उसको उसके रिस्पेक्टिव एफ के साथ, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एफ एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया है इन्होंने। जो f है, जैसे कि पहला जो x वैल्यू है वो है 17 मार्क्स आए। एक क्लास है जिसमें 17 मार्क्स आए, और कितने बच्चों के 17 मार्क्स आए हैं? उस क्लास में 8 बच्चों के, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स 17 आए हैं। यानी 8 बच्चे ऐसे हैं उस क्लास में जिनके सेम मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं? 17 आए हैं। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 8, विच विल गिव यू 136। तो इस तरीके से f और x को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ fx वैल्यू मिल गई, विच इज 136। सेकेंड जो वैल्यू है हमारी 13 है। कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 13। उस क्लास में 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 13। तो अब हम 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 18 एंड हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये 234। फिर 11 मार्क्स आए हैं 12 स्टूडेंट्स के, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। एंड लाइक वाइज हम 9 मार्क्स आए हैं 9 स्टूडेंट्स के, 9 इंटू 9 इज 81, 14 इंटू 7 इज 98, 18 इंटू 6 इज 108। ये सारा आपका एफ एक्स वैल्यूज, रिस्पेक्टिव एक्स वैल्यूज के लिए एफ एक्स वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ गई ना। जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है आपको इन सब का सम्मेशन करना है। ये जो सिंबल होता है, दिस इज द सम्मेशन सिंबल। ये वाला जो सिंबल होता है, ये सम्मेशन सिंबल होता है। सम्मेशन सिंबल मीन्स यू हैव टू सम अप इट, यू हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज। तो जब इसको पूरा हम ये वैल्यूज को ऐड करेंगे ऊपर से नीचे तक, 136 प्लस 234 प्लस 132 प्लस 81 प्लस 98 प्लस 108, आपकी जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी वो होगी 789। तो वो हो गई हमारी fx की टोटल वैल्यू। नाउ जो हमारा n होता है, n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारी यहाँ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 8, 18, 12, 9, 7 और 6। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तब हमारे पास आ जाएगी टोटल फ्रीक्वेंसी विच विल बी 60। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8 प्लस 18, 18 प्लस 12, 12 प्लस 9, 9 प्लस 7, 7 प्लस 6 आपको दे देगा 60। इस तरीके से आपकी इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो आ गई। आपके पास सबमेशन आ गया एफ एक्स का विच इज 789, आपके पास एन आ गया विच इज 60। अब आपको बस कुछ नहीं करना, उसको इस फॉर्मूले में प्लेस करना है। यू प्लेस इट एंड यू गेट 13.15। ये जो 13.15 है, दिस इज योर मीन वैल्यू। यानी कि जो भी ये टेस्ट हुआ है बच्चों का, उसमें जो मीन या एवरेज वैल्यू थी वो 13.15 थी। ये सेंट्रल वैल्यू है विच रिप्रेजेंट्स ऑल द मार्क्स। यहाँ पे बच्चे कहीं आपके लाए करते हैं मैक्सिमम बच्चे। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रुप। नाउ ये था डायरेक्ट मेथड जो हमने देखा था। अब इसी में ग्रुप डेटा में एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। शॉर्टकट मेथड है तो ऑब्वियसली वहां अज्यूम्ड मीन जब तक ना आए तो कैसे होगा? तो सेम चीज वही है, बस यहाँ पर आपका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया है। वही अज्यूम्ड मीन है, वही डेविएशन है, बस फ्रीक्वेंसी आ गई है और टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई है, दैट्स इट। सो यहाँ पे वही सेम डेटा है आपका, एक क्लास का डेटा जहाँ पे बच्चों के मार्क्स आए हैं, 17 मार्क्स आए हैं, 8 बच्चों के, 13, 18 बच्चों के एंड सो ऑन। ये आपके मार्क्स मेंशन्ड है, इधर बच्चों के नंबर मेंशन्ड है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है शॉर्टकट मेथड में, वो होता है एक अज्यूम्ड मीन चूज करना। एक ही वैल्यू हमें चूज करनी होती है फ्रॉम द एक्स वैल्यू विच इज गिवन। तो यहाँ पर मैंने चूज किया है 9। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको कैलकुलेशन में ठीक लगे
जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, आप वो वैल्यू चूज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे 9 चूज किया है एंड अज्यूम्ड मीन एक बार चूज कर लिया तो उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो यही होता है, हमें अब डेविएशन निकालना है। तो अभी एफ का तो कोई यहाँ पे सच यूज नहीं है, पहले हम एक्स के साथ डील कर लेते हैं। हम अपना डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए करना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू हमारी 17 है और हमारा जो अज्यूम्ड मीन है वो 9 है, तो 17 माइनस 9, यहाँ पे हम पहले वाले में करेंगे 17 माइनस 9, दैट विल गिव यू 8। फिर दूसरे में हम करेंगे 13 minus 9 which will give you 4, then we'll do 11 minus 9 which will give you 2 and so on। हम हर एक में x की वैल्यू को उठाएंगे, उसको माइनस कर देंगे फ्रॉम ए, जैसे यहाँ पे 9 माइनस 9 होगा तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम हर वैल्यू के लिए उसका डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। एंड लास्ट में क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में हमसे डिमांड किया गया है कि हमें एफडी का सबमिशन करना है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ डेविएशन, तो हम हर एक डेविएशन क्या फ्रीक्वेंसी उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 8 इन मल्टीप्लाइड विथ 8 विल गिव यू 64, then 18 multiplied with 4 will give you 72, 12 multiplied with 2 will give you 24, 9 multiplied with 0 will give you 0, 7 multiplied with 5 will give you 35, 6 multiplied with 9 will give you 54। इस तरीके से आपने हर एक रिस्पेक्टिव वैल्यू के लिए उसका फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ एफडी निकाल लिया। जब सबके रिस्पेक्टिव एफडी आ गए, अब आपको उसका समेशन करना है, यानी सबको ऐड कर देना, आपको टोटल कर देना है। तो इस कॉलम का ये पूरा आप एडिशन कर दोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 64 प्लस 72 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 54 विच विल गिव यू 249। यहाँ पे जो n एक वैल्यू रखनी होती है हमें, उसके लिए हमें टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो जो जितनी भी हमारे पास रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनको भी हम टॉप टू बॉटम ऐड कर लेंगे एंड वो हमारे पास आ गया 60। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, कैपिटल N की वैल्यू, हमारे पास FD का समेशन आ गया 249, हमारा अज्यूम्ड मीन 9 है। अब बस हमें बस रिस्पेक्टिव वैल्यूज प्लेस करनी है। 9 प्लस 249 डिवाइड बाई 60 विच विल गिव यू 13.15। तो आपने देखा, चाहे हमने डायरेक्ट मेथड लगाया हो चाहे हमने शॉर्टकट मेथड लगाया हो, हमारे पास सेम वही डेटा वैल्यूज थी एंड अलग अलग मेथड लगाया फिर भी अल्टीमेटली आंसर हमारा जो मीन वैल्यू है वो सेम ही आ रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारा ग्रुप्ड डेटा होता है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी, वहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी, देन मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द वैल्यू, उसका समेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड में जाते हो तो वहां फिर आपको फिर सबके लिए डेविएशन पहले निकालना होता है एंड डेविएशन के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है विथ फ्रीक्वेंसी। This might seem a little complicated right now, थोड़ा सा typical लग रहा होगा, but as you practice more and more questions, as you revise this content again and again, आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। Moving ahead, now एक तरह का तो ग्रुप डेटा हमने देख लिया जिसमें एक तरफ मार्क्स मेंशन थे एंड उसके सामने उसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी मेंशन था। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी तो मेंशन्ड है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी वैल्यूज दी हुई हैं इस कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म में 6, 8, 10, 12, 7, 4, 3। बट जो दूसरी तरफ आपका जो x है उसके साथ इशू ये है कि वो एक नंबर के फॉर्म में नहीं है, वो एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो यहाँ जो ग्रुप डेटा है वो आपका क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं दी हुई है कि हाँ ये मार्क्स आए हैं, किसी के 8 आए हैं या 6 आए हैं, नहीं, उसको रेंज में दे दिया है कि 0 to 10 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स के। अब किसी के उसमें 4 हो सकते हैं, किसी के उसमें 9 हो सकते हैं, किसी के 7 हो सकते हैं, उस पे हम नहीं जा रहे, हमें एक इंटरवल पूरा उन्होंने लमसम आइडिया दे दिया है कि कितने स्टूडेंट्स के कितने रेंज में फॉल कर रहा है। अब अगर इस केस में हमें मीन कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे जैसे हमारा ये x मेंशन्ड है,
ये हमारे क्लास इंटरवल्स हो गए सारे के सारे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये हमारा क्लास इंटरवल्स हो गए मार्क्स के फॉर्म में। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये एफ हो गया हमारा। जैसे कि इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो 0 to 10 मार्क्स के बीच में लाई करते हैं 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 10 to 20 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो 8 स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 to 30 के रेंज में लाई करते हैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 30 to 40 के रेंज में लाई करते हैं 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स, एंड सो ऑन। इसमें अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो पहले तो सेम यही चीज अभी हम देख करके आए हैं ग्रुप डेटा में जो हमारे पास इससे पहले था, कि एफ एक्स का समेशन करना है, डिवाइड करना है बाय कैपिटल एन, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे एफ की सारी वैल्यूज को ऊपर से नीचे तक ऐड करके। एफ हमारे पास रिस्पेक्टिव वैल्यूज भी है मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है एक्स जो है हमारे पास वो तो इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमें कोई एक एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। मिड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो कि जो आपके पास क्लास इंटरवल दिया होता है उसकी जो अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है उसको ऐड करते हो एंड यू डिवाइडेड बाय 2, आपको मिड वैल्यू पता चल जाएगी। या ये इतना सिंपल डेटा दिया हो तो देख के ही आप बता सकते हो 0 to 10 के बीच का तो वैल्यू 5 होगा मिड पॉइंट, 10 to 20 के बीच का मिड पॉइंट तो 15 होगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे 10 है उसमें आप 20 ऐड करोगे एंड डिवाइड बाय 2, तो 10 + 20 is 30, 30 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 15। तो 10 और 20 का जो ये क्लास इंटरवल है इसकी मिड वैल्यू कितनी हो गई, 15। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे देख के भी पता लगा सकते हो। ऑब्वियसली 10 to 20 की जो मिड वैल्यू होती है वो 15 होती है। इतना सिंपल सा ये क्लास इंटरवल है। सो इस क्लास इंटरवल ये मिड वैल्यूज आ गई हैं, तो अब बस इन्हीं मिड वैल्यूज को हमें एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। द फ्रीक्वेंसी हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ एक्स एंड हमारे पास एफ एक्स वैल्यू आ जाएंगी। एंड लास्ट में बस हमें इन्हें एफ एक्स वैल्यूज का सबमेशन करना है, जितनी एफ वैल्यूज है उनका सबमेशन करना है। ये हमें दे देंगी एन जो कि यहाँ पे 50 आया है, यहाँ पे 1550 वैल्यू आई है, उन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे एंड हमारा यहाँ आंसर आ गया 31। सो दिस इज हाउ यू डील विद ग्रुप डेटा विच हैज क्लास इंटरवल्स इन इट। तो जैसे कि पहला था 0 to 10, उसकी जो मिड वैल्यू थी वो 5 आई, तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया विद इट्स रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो कि 6 थी इस केस में। सो 6 मल्टीप्लाइड विद 5 विल गिव यू 30। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरवल था 10 और 20 के बीच में 15 था मिड वैल्यू, 15 मल्टीप्लाइड विद इट्स रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी विच इज 8, इट विल गिव यू 120। एंड ऐसे ही करके हम हर एक की मिड वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एफ एक्स वैल्यू निकाल लेंगे। एफ एक्स का समेशन करके हमें एक फाइनल वैल्यू मिलेगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे विद एन एंड यहाँ पे हमारा आंसर 31 आ गया। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब अगर इसी डेटा पे हम शॉर्टकट मेथड लगाएं तो क्या होगा। शॉर्टकट मेथड लगाने के लिए मुझे एक अज्यूम्ड ए लेना पड़ेगा, दैट इज द अज्यूम्ड मीन। सो उस अज्यूम्ड मीन जैसे यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हो ए की आपको जरूरत है, ये पहला स्टेप ही होता है शॉर्टकट मेथड का, दैट यू हैव टू टेक अ अज्यूम्ड मीन वैल्यू। तो यहाँ पे जितनी भी हमने ये जो मिड एक्स वैल्यूज निकाली थी फ्रॉम 5 to 65, उसमें से कोई सी भी आप किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम्ड मीन ले सकते हो। आई हैव टेकन 35, आप एज पर योर कन्वीनियंस आपको कैलकुलेशन में जो इजी पड़े आप वो वैल्यू ले लेना। एंड यहाँ पर हमें क्या करना होता है, फिर डेविएशन कैलकुलेट करना होता है ना। अभी तक आपने देखा होगा जितना भी डेटा था उसमें जो डेविएशन का फॉर्मूला होता था वो x माइनस ए होता था, यानी हर एक x वैल्यू को अज्यूम्ड मीन के साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना होता था एंड वी वुड गेट द आंसर, दैट इज अ डेविएशन।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, x माइनस ए तो करना ही है, बट डिवाइड बाय c, एंड ये c क्या है, ये c होता है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। यानी कि जैसे यहाँ पे विड्थ क्या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहला क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो हमें बस जो अपर लिमिट होती है 10 है जैसे कि, उसको माइनस करना होता है लोअर लिमिट से, तो आपको आप विड्थ मिल जाएगी। जैसे यहाँ विड्थ हो गई 10। आप कोई सी भी क्लास इंटरवल चूज कर सकते हो अगर आपके सारे रेगुलर क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक नेक्स्ट में जो अपर लिमिट है वो 20 है, 20 अपर लिमिट है, 10 लोअर लिमिट। अगर मैंने 20 माइनस 10 किया तो भी मुझे आंसर 10 आएगा। इस तरीके से मेरा जो विड्थ है, यानी जो मेरी सी वैल्यू है, वो हो गई 10, एंड वो अब कांस्टेंट रहने वाली है फॉर ऑल द कैलकुलेशन। तो सी मेरी 10 हो गई, ए जो है मेरा 35 रहेगा। कुछ चेंज होगा अगर हर एक बार हर एक क्लास इंटरवल के लिए, तो वो है एक्स की वैल्यू। तो जैसे पहला मुझे डेविएशन कैलकुलेट करना है फॉर 5, तो 5 माइनस 35 and divided by 10. So 5 minus 35 will give you minus 30, and minus 30 divided by 10 will give you minus 3, और जो कि यहाँ पे वैल्यू आई है। तो इस तरीके से आप डेविएशन कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट वाला भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 15 है, 15 minus 35 will give you minus 20, and minus 20 divided by 10 will give you 2, minus 2, सॉरी, minus 2 आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो इस तरीके से आप हर एक वैल्यू के लिए उसका डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास डेविएशन आ जाएंगे सारे। अब हमें अल्टीमेटली करना क्या होता है, अगर हमारा डायरेक्ट मेथड है तो हमें एफ एक्स करना होता है, एफ को डायरेक्टली एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर हमारा शॉर्टकट मेथड होता है तो वहां हमें एफ को मल्टीप्लाई करना होता है विद द डेविएशन। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, जो हमारी एफ जो फ्रीक्वेंसी यहाँ अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम उसके रिस्पेक्टिव डी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहले में हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे विद -3, तो आ जाएगा हमारा -18। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे विद -2, तो आ जाएगा -16। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे विद -1, तो आ जाएगा -10। 12 मल्टीप्लाइड विद 0 विल गिव यू 0, एंड सो ऑन। आपके सारे एफ डी वैल्यूज आ जाएंगे। आपको बस क्या करना है, समेशन करना है एफ डी का। एन की वैल्यू आपको यहाँ ऐड करके मिली गई है, एफ सारे टोटल फ्रीक्वेंसी 50 आ गई आपकी, वो एन वैल्यू हो गई आपकी, ये एन वैल्यू हो गई 50। ये आपका समेशन एफ डी हो गया। सी की वैल्यू हम यहाँ निकाल के बैठे हैं 10। ए की वैल्यू जो मैंने अज्यूम्ड मीन लिया था 35, वो ये है यहाँ पे। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो आप, एंड यू विल सी की आंसर 31 फिर से आ रहा है, जो हमारा इससे पहले डायरेक्ट मेथड से भी आया था, बिकॉज द डेटा वाज द सेम एंड एवरीथिंग इज सेम, बस हमारा मेथड चेंज हो गया है। आंसर आपका वही आ रहा है सेम, दैट इज 31। सो दिस इज अबाउट मीन। ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक सिंपल एवरेज होता है जिसको आज हमने डिस्कस किया, मीन। इसके बाद हम नेक्स्ट अब मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मीन इज सिंपली अ सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू। एंड हमने देखा कैसे रॉ डेटा के लिए हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। फिर हमने ग्रुप्ड डेटा देखा, उसमें हम कैसे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। एंड फिर उसके बाद लास्ट में हमने ग्रुप्ड डेटा देखा, बट दिस टाइम इट वाज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो वहाँ थोड़ा सा आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें इलेबोरेशन आ जाता है, आपका एक सी वैल्यू भी एड ऑन हो जाती है, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा डेविएशन कैलकुलेट करना हो या मीन कैलकुलेट करना हो, थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड हमने उसमें भी डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करके देख लिया और शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके भी देख लिया। इस तरीके से आपका ये पूरा मीन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो आज का टॉपिक, देन दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन।
And yeah, that's it for today's lecture. Thank you. Keep learning and keep revising.